द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जय किशन वाधवानी जी। ये गुजरात के शहर सूरत में रहते हैं, लेकिन इनका आबाई ताल्लुक सिंध से है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी फैमिली का ताल्लुक सिंध के किन इलाकों से था? और आप मुझे बता रहे थे 10 लाख के करीब हिंदू जो थे पार्टीशन के वक्त इंडिया गए, तो हाँ उनकी भी सर। बात करेंगे। तो उनमें कुछ प्रोमिनेंट लोग भी थे, राम जेठमलानी, एल के अडवाणी, के आर मलकानी, एन आर मलकानी और रमेश सिप्पी, हाँ जी जो सर। शोले शोले फिल्म के डायरेक्टर थे। हाँ जी तो सबसे पहले तो अपनी फैमिली से शुरू कीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। सर, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहाँ से पाकिस्तान से। और जो मेरे ननियाल है वो लारकाना जिला जो है जुल्फिकार अली भुट्टो का, वहाँ से हैं। जी और हम 1947 में मेरे बाप दादा वहाँ से आए थे, बिल्कुल नंगे पांव आए थे, अपनी जान बचा के, जो बड़ी मुश्किल से आए थे वहाँ। अपना सब कुछ जो है वहाँ छोड़ के आए सर, बिल्कुल इंडिया में आके। और बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया उन्होंने, कमाना करना, सर्वाइवल। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फेज सर। हालांकि जी हमें वहाँ बहुत पैसा था, बहुत घर था, पर जान बचा के हमें वहां से छोड़ना पड़ा। इसीलिए हमारा आज तक जो है वो पाकिस्तान से, सिंध जिले से हमारा, सिंध से हमारा अटैचमेंट है। जी। राम जेठ मिलानी जी का भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो, आपको पता है कि इंडिया के टॉप के लॉयर थे, हाँ कि जी सर। मैं सिर्फ एक टूथ ब्रश लेके आया था हाँ जी सर। और उसी से मैंने अपनी जिंदगी जो है रीबिल्ड की। हाँ जी सर। तो डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को? कैसे ये बेहतर हो सकते हैं और कैसे दोनों मुल्कों के लोगों को, अवाम को उससे फायदा हो सकता है? सर देखिए, दोनों का जो रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलचाल सब एक जैसा है। हम हम्म। सबका डीएनए भी एक जैसा ही है। क्योंकि जो अ, हम बाद में ये सेपरेशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान, वरना हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे। ईद के मौके पे हम एक दूसरे से मिलते थे, दिवाली पे, होली पे, हम सब साझा हमने शेयर किया हुआ है। तो इसलिए हम आज भी सबसे नजदीक हैं। हम अगर आपस में मिलजुल के रहें तो हम वापस अच्छी सी प्रोग्रेस कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज का हित इसी में है सर। जी। तो आपके तो बड़े इमोशनल बॉन्ड्स भी हैं उससे। हाँ जी सर। तो ये बताइएगा कि मेडिकल के फील्ड में, आपका चूंकि फील्ड मेडिकल है हाँ जी। और आपने जो है राजस्थान से, जयपुर से एजुकेशन की थी, और हाँ जी। राजस्थान जो है सबसे बड़ी स्टेट है इस वक्त इंडिया की। हाँ जी। तो कैसे मेडिकल के फील्ड में हमें कैसे फायदा हो सकता है, और बाकी जो फील्ड्स हैं जैसे आईटी है, हाँ जी। उसमें क्या फायदा हो सकता है, एजुकेशन में क्या फायदा हो सकता है? देखिए सर, इंडिया में पिछले 20 साल में मेडिकल में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। हम सभी डिजीज का जो ट्रीटमेंट है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो टफ ऑपरेशंस हैं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट है, ये सब इंडिया में है, बहुत चीप कॉस्ट पे हो सकता है। और ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल नजदीक है। और एकदम हम एक दूसरे की भाषा भी समझते हैं। हम एक दूसरे का दुख दर्द हम डॉक्टर को आराम से बता सकते हैं। तो इलाज सस्ता भी होगा, अच्छा भी होगा। इसलिए दोनों देशों का इसमें फायदा है। और दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो अजीम प्रेम जी है, आपको मालूम है, वो बड़े जाइंट हैं। उन्होंने यूएस पे इतना बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के जो वहां जाके जॉब कर रहे हैं, तो इंडिया में भी उनको मौका मिल सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही मेडिकल है, ऐसे हम जो दूसरे व्यापार हैं। क्योंकि हम जो एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं। मानो कभी बाढ़ आ गई या कभी सूखा आ गया, तो जो एक देश है वो दूसरे देश को जो चीज एक्स्ट्रा है, जो गंदम है, ऐसे ही चावल है, हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। और लोगों की बेहतरी होगी इसमें सर। बाढ़ को हमारे यहाँ जो है ना सैलाब कहा जाता है, डॉक्टर साहब, आपको शायद पता हो। हाँ जी सर, सैलाब। हाँ। अच्छा। तो उसके अलावा जो है, आप मुझे कुछ बता रहे थे ना कि रिलीजियस टूरिज्म जो है उसका भी बड़ा स्कोप है। हाँ जी सर, जैसे अब जो हाँ। हम सिंध से हम यहाँ माइग्रेट होके इंडिया आए हैं, तो हम वापस जो अपनी जो पुरानी जो हम मंदिर हैं वहाँ जा सकते हैं। ऐसे जो पंजाबी लोग हैं, वो पंजाब में जो अपने गुरुद्वारे हैं, या हमारे बलूचिस्तान में भी सर कुछ प्लेसेस हैं हिंदू लोगों की। तो हम वहाँ मेडिकल, हम वहाँ है ना, ये जो धर्म धर्म के हिसाब से हम वो जो टूरिज्म है वो बढ़ सकता है, एक दूसरे से तजारत भी बढ़ सकती है। ऐसे ही जो यहाँ जो मुस्लिम जो धर्म स्थल है, वहाँ जो पाकिस्तान के लोग यहाँ आना चाहें, देखना चाहें, तो ये
ये भी एक तरह से सर टूरिज्म एक दूसरे को पैसे से भी इस हेल्प रहेगी सर, बिजनेस बढ़ेगा इससे। जी, बहुत सारे जो हैं जो सेंट्स हैं, मुस्लिम सेंट्स, वो इंडिया में हैं, जहाँ पे उनके मज़ार हैं। इसी तरह से अजमेर में है। पाकिस्तान में जो है जी, बहुत अजमेर में से दरगाह। सेक्रेड प्लेसेस हैं हिंदुओं की, सिखों की। जी। हाँ जी। ऐसे ही सिंध में जो है, ऐसे ही बलूचिस्तान में जो सिंधियों जो हिंदू लोगों के मंदिर हैं, तो हम वहाँ जा सकते हैं, हम वहाँ तीर्थ यात्रा पे आ सकते हैं, और हमारा वहाँ हार्ट, हमारा दिल से अटैचमेंट है सर वहाँ की जमीन से। तो हम चाहते हैं कि वो देश आगे बढ़ता रहे। हुँ, हुँ। अच्छा, आप बता रहे थे मुझे कि शौकत खानम हॉस्पिटल जब बनाया इमरान खान ने, तो उसमें इंडिया के फ़िल्म स्टार्स जो थे, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन थी। उस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा। सर वो एक्चुअली उसके लिए फंड रेजिंग के लिए पाकिस्तान आ रहे थे, तो वहाँ के जो हार्डलाइनर्स थे, जो जमीयत वाले थे, उन्होंने कहा था कि जमात यहाँ ही। इस्लामी ने जी, मुझे याद है, हाँ जमात जी। इस्लामी ने ये धमकी दी थी कि अगर ये इंडियन स्टार्स आए, फ़िल्म स्टार्स आए, तो हम मुहासरा करेंगे, एयरपोर्ट का घेराव करेंगे। तो उसके बाद फिर वो कैंसल करना पड़ा था। लेकिन लंदन में तो गालिबन हुआ था एक फंड रेज़र। हाँ जी सर, ये फिल्म स्टार जो भी टॉप इंडियन फिल्म स्टार थे, वो वहाँ के लिए फंड रेजिंग के लिए गए थे, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन रीजन था सर, ह्यूमैनिटेरियन कॉज था, क्योंकि ये कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए था। तो उन्होंने वहाँ फंड रेजिंग के लिए आए थे, इमरान खान के कहने से वहाँ गए थे, और वो चाहते थे कि वहाँ के लोगों की हेल्प हो सर। हुँ, हुँ। अच्छा, जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स कौन से हैं इंडिया के? एक तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ है। सर दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल है, और ऐसे ही बॉम्बे हॉस्पिटल है, बॉम्बे में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हिंदुजा हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल है। ये बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं। जो सर गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ काफी बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते हैं, और पाकिस्तान से काफी लोग वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं सर, गंगाराम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं सर। अच्छा, आपको पता है कि सर गंगाराम का जो पहला हॉस्पिटल था, वो लाहौर में कायम हुआ था। हाँ जी सर। आज भी उसका नाम वही है, सर गंगाराम। हाँ जी। और उसके बाद जो है 50s में दिल्ली वाला जो है गंगाराम एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन वो बस। अब लाहौर वाले गंगाराम से बहुत आगे निकल गया है। हाँ जी सर। वहाँ बड़े जटिल ऑपरेशन जो भी होते हैं, नी रिप्लेसमेंट है, ऐसे हुँ, लिवर प्लांट ट्रांसप्लांट है, हुँ, सभी तरह के ऑपरेशन जो होते हैं, बहुत बढ़िया से बढ़िया सर्जरी सर वहाँ अवेलेबल है, और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल हैं दिल्ली में। हुँ, हुँ। अच्छा, तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि सूरत जो है, मैं तो ये समझ रहा था कि सूरत एक बड़ा बैकवर्ड सा शहर होगा। तो आपने मुझे उनकी एक वीडियो भेजी वहाँ की, तो वो तो बड़ी इम्प्रेसिव थी। तो कहा जाता है कि ये दूसरा क्लीनेस्ट सिटी है, सेकंड क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इंडिया। का, यस सर। अभी रिसेंट सर्वे हुआ था पिछले हाँ। लगातार 2 साल से, पहला नंबर इंदौर का है और दूसरा नंबर सूरत का है, मोस्ट क्लीन सिटी है सर। ये इंडिया के टॉप 10 सिटीज में आता है, पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 60 लाख की आबादी है। और यहाँ दो बिजनेस बहुत हुँ, अच्छे हैं, एक तो सर डायमंड का जो काम बहुत अच्छा होता है, और एक टेक्सटाइल का बहुत हुँ, ज्यादा है। यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत होता है, टेक्सटाइल जो है दुबई वगैरह काफी, दुबई से होते हुए पाकिस्तान में भी काफी आता है, और यहाँ से डायमंड जो है वो यूएस वगैरह और यूरोप में भी काफी सर एक्सपोर्ट होते हैं। और वर्ल्ड में जितने भी 100% अगर डायमंड बिकते हैं, तो उसमें 90% जो है वो सूरत का ही है, क्योंकि सूरत में इसका बहुत अच्छा पॉलिशिंग का काम होता है। जी, मैंने कहीं पढ़ा कि 90% ऑफ डायमंड्स आर कट एंड पॉलिश्ड इन सूरत। हाँ जी सर। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि इंडिया में जो मुसलमान हैं और जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है सूरत में, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? उनकी क्या अप्रोच है? क्या मॉडर्न एजुकेशन की तरफ उनका कोई है रुझान है, कोई एप्टीट्यूड है, नहीं है? क्या है उनके सोशल एटीट्यूड्स क्या हैं? सर जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है यहाँ इंडिया में, उसमें पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, हर तरीके से, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल भी है सर। क्योंकि उसका सर मेन रीजन जो मैं आपको कोट करूंगा, यहाँ मुफ्ती नदीमुद्दीन हैं जो स्कॉलर हैं, हैदराबाद दक्षिण के हैं, उन्होंने कहा था कि जब तक इनकी जो मदरसा की जो पढ़ाई है उसमें हम चेंज नहीं लाएंगे, हम उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, हम उनको मॉडर्न एजुकेशन नहीं देंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। हुँ, एजुकेशन से ही उनका आगे दरवाजा खुलेगा, एजुकेशन से ही उनको आगे जॉब मिलेगा, उनके घर में तरक्की होगी सर, उनका हेल्थ भी सुधार होगा। पर सर प्रॉब्लम यही है कि ये जो है अपने बच्चों को, जो आम स्कूल जो होते हैं, आईसीएसई बोर्ड होता है या सीबीएसई जो सरकारी बोर्ड होते हैं, वहाँ अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। ये अपने जो
इनको जो मदरसा बोलते हैं या मकतब भी बोलते हैं सर इन स्कूल्स को, वहाँ सर दीनी पढ़ाई ज्यादा दी जाती है। हालांकि सरकार के प्रेशर के बाद थोड़ा बहुत वो दिया गया है उनको, साइंस वगैरह पढ़ाया जाता है, पर सर वो इतना कम पढ़ाया जाता है कि कल को वो कंपटीशन एग्जाम में सर वो फेल हो जाते हैं। जब भी कोई वो सरकारी एग्जाम होते हैं सरकारी पोस्ट के लिए, जैसे आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस एग्जाम होते हैं, तो सर ये उसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको मदरसा में इतनी जो अच्छी एजुकेशन वो नहीं मिल पाती है। तो जो सर जो सरकारी स्कूल में हमारे जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे वहाँ बुद्ध हैं जहाँ, या सिख हैं या हिंदू, जो बच्चे पढ़ के वो सर आगे पढ़ के जाते हैं, और सर हायर स्टडीज में भी इनका मुश्किल से 2-3% ही यूनिवर्सिटी में पहुंच पाता है, क्योंकि सर इनको मेन सर इनका दीन की पढ़ाई जरूरी है सर। ऐसा नहीं कि दीन की पढ़ाई जरूरी नहीं है, पर सर दीन की पढ़ाई से रोजगार तो नहीं मिलेगा ना, अच्छे जॉब तो नहीं मिलेंगे ना सर। उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनको साइंस है, उनको टेक्नोलॉजी, ये सर ये एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसी एजुकेशन से वो आगे उनको जॉब भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और सर घर में तरक्की भी होगी। पर सर इनको, इनके बच्चों को ज्यादातर जो है बस मदरसा ही की शिक्षा तक ही लिमिटेड रखा गया है। मेन रीजन सर इनका जो है वो यही है, पिछड़ेपन का जो रीजन है वो यही है। इसलिए ये सर छोटे छोटे जॉब करते हैं, जैसे कार रिपेयर है या एसी रिपेयरिंग है या फ्रिज रिपेयरिंग है या जैसे मैट्रेस का काम है। इस तरह के जो लेबर वर्क हैं वो ये कर पाते हैं, क्योंकि इनको सर बाद में ये यूनिवर्सिटी तक नहीं पढ़ पाते हैं सर। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, दूसरे बच्चों के साथ उठेंगे बैठेंगे, उनका कल्चर देखेंगे, उनका खाना पीना देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो इनको मालूम पड़ेगा कि लोगों की क्या सोच है। ये सर मदरसे में उनके लिमिटेड जो आपस में जो रहते हैं, उनका आपस में ही उनकी बातचीत होती है, उनको बाहर के लोगों के बारे में मालूम नहीं पड़ता है। ये जैसे वो कुएं में मेंढक होता है वैसे इनकी लाइफ रह जाती है सर। इसलिए ये प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हम जो आम बच्चे जो दूसरे स्कूल में जाते हैं, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें ये भी बैठे, ये भी compete करें। इनके बहुत होशियार होशियार बच्चे होते हैं, पर सर उनको 85% नंबर आते हुए भी उनको दीनी शिक्षा में उनको भेज देते हैं, उनको मदरसा में भेज देते हैं। ये बहुत गलत है सर। जी, मैं भी इंडिया आता जाता रहा हूँ, तो वहाँ के जो मुसलमान हैं उनमें थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी है रिलीजन के हवाले से, और पहले से भी थी। अंग्रेज जब आए यहाँ पे तो हिंदुओं ने निस्बतन कम रेजिस्टेंस शो की मॉडर्न एजुकेशन के लिए, लेकिन मुसलमानों में रेजिस्टेंस ज्यादा थी। उनको ये था कि हमारा जो फेथ है वो अंडर थ्रेट आ जाता है उससे, सही बात है। तो उसकी वजह से जो है वो अपने बच्चों को जो है ना वो भेज नहीं पाते। और हमारे एक शायर थे अकबर अलाहाबादी, शायद आपने सुना हो। हाँ जी सर। अकबर अलाहाबादी खुद मॉडर्न आदमी थे, जज भी रहे वो, काजी जिनको कहते थे। तो उन्होंने कॉलेज की एजुकेशन के खिलाफ शेर लिखे हैं। ओके। मसलन अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी, वरना कत्ल से बच्चों के वो यूं बदनाम ना होता। हाँ तो जी। इस तरह से वो मजाक उड़ाते थे कॉलेज एजुकेशन का। इसी तरह से इवन अलामा इकबाल ने भी एक ऐसा शेर कहा है कि जिसमें साफ नजर आता है कि वो फील कर रहे हैं इनसिक्योर एजुकेशन के हवाले से। वो ये समझते थे, उन्होंने लिखा कि हम ये समझते थे कि मॉडर्न एजुकेशन जो है ना वो खुशहाली लाएगी, लेकिन हमें क्या पता था कि उसके साथ साथ एथियज्म या इल्हाद भी चला आएगा। इल्हाद को क्या कहते हैं आप, एथियस्ट को हिंदी में? नास्तिक। नास्तिक, हाँ सर। हाँ, तो ये खतरा भी होता है असल में, सर कि जो आपके मॉडर्न पाकिस्तान, एजुकेशन हासिल करेगा, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा, वो एथियस्ट हो जाएगा। तो क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का? ये एक फियर है। सर तो भी मैं ये कहता हूँ, आपके जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जावेद गामिदी, जी वो तक ये कहते हैं कि अगर बच्चे को 6 साल के बाद जो 12 साल की जो एजुकेशन है, यानी 12वीं तक वो पढ़ रहे, जो जो साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंसेज है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, वो सब पढ़े। बाद में जब वो 18 साल का हो, उसके बाद उसको जो बनना है वो बने, डॉक्टर बनना है या उसको दीनी शिक्षा लेनी है या उसको प्रीस्ट बनना है या उसको मौलाना बनना है। पर कम से कम 18 साल तक बच्चे को जो कंपलसरी एजुकेशन है वो सब दी जाए, जो बेसिक जो एजुकेशन है वो दी जाए, उससे उसको महरूम नहीं किया जाए। बाद में उसको हम्म डिसाइड करना है, जो करना है वो करना है उसको। हम्म। अच्छा, ये बताइएगा कि जो सिंधी हैं, आपने बताया था कि 10 लाख के करीब थे जो आए 47 में इंडिया, हाँ जी। तो वो ज्यादातर कहाँ सेटल्ड हैं? सर बेसिकली वो राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में है। ये चार जो जिले हैं उसमें मैक्सिमम है। ऐसे फिर थोड़े थोड़े सब जगह हैं सर। ऐसे थोड़े हम्म। आपको बेंगलोर में भी मिल जाएंगे, हैदराबाद में भी मिल जाएंगे, कलकत्ते में भी मिल जाएंगे। पर जो ये चार जो जिले हैं, जो ये चार जिले राज्य नहीं, जो हैं, स्टेट्स।
स्टेट्स कहेंगे ना? हाँ, 4 स्टेट्स जो हैं, जी। राजस्थान, गुजरात, हम्म। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऐसे तो सर सिंधी सब जगह आपको मिल जाएंगे, आपको दुबई में भी मिल जाएंगे, आपको यूएस में भी मिल जाएंगे, आपको टोक्यो में भी मिल जाएंगे। जैसे सरदार और सिंधी सर वो आपको वर्ल्ड में हर जगह मिल जाएंगे। वो ये सर व्यापार करने वाली कम्युनिटी है सर। तो सक्सेसफुल जो हैं सिंधी, हाँ कुछ जी। नाम तो हमने लिए, जैसे राम जेठमलानी थे, एल के अडवाणी, हाँ और कौन है? सर, रमेश सिप्पी है। असरानी सर एक पिक्चर में वो करते थे, जोक जोक जोकिंग का पार्ट बहुत करते थे वो। असरानी वो पाकिस्तान से आए हुए हैं। एक साधना हीरोइन सर, वो पाकिस्तान से है। और सिंध से? सिंध से हैं सर वो। जी जी। हाँ जी सर, इन्होंने फिल्म एक्टिंग में बहुत नाम कमाया है सर। हाँ हाँ। इनके साधना कोई है। अजीज और भी तो थे ना, वो इनकी बहन थी क्या? उनकी बहन हाँ, क्या थी? उनकी सिस्टर है, साधना की छोटी सिस्टर है, जिनकी 2 बेटियां हैं, करिश्मा और करीना कपूर जो हैं, वो उनकी बेटियां हैं। हम्म। उन्होंने भी फिल्म एक्टिंग में बहुत काम किया सर। अच्छा, इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से कुछ बताइएगा, कि पिछले 20-25 साल में सुना है कि इंडिया ने बहुत डेवलप किया है। हाँ जी सर। कि 90s में आपको बहुत ही क्राइसिस था, 91 में हाँ जी। आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ा था, और उन्होंने बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस इंपोज की थी इंडिया के ऊपर। हाँ जी सर। लेकिन उससे जो है इंडिया ने काफी सबक सीखा, और उन्होंने कहा कि आइंदा हम नहीं जाएंगे आईएमएफ के पास। हाँ जी सर। तो क्या क्या आपने देखा है, उसके बाद क्या हुआ है? सर 90 में इनके पास इतना पैसा नहीं था कि सरकार 1 महीने से ज्यादा चल सके। इनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं, फॉरेन करेंसी नहीं थी, तो इन्होंने यहाँ का गोल्ड जो है वो वहाँ गिरवी रखा था आईएमएफ में। और बहुत कड़ी शर्तों पे वहां से पैसे लोन लेके उन्होंने इस देश को चलाया था। और इन्होंने बाद में कसम खाई थी कि हम कभी आईएमएफ में नहीं जाएंगे। और इन्होंने, जैसे बोलते हैं ना, पेट पे पत्थर बांध के सर इन्होंने इतनी मेहनत की। और सारी जो मैशियत है, इन्होंने सर सभी कंपनीज को इंडिया आने का न्योता दिया। तब सर सभी कंपनीज इंडिया के, जो भी ऑटोमोबाइल है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कंप्यूटर साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज है, इसमें सर इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है पिछले 20 साल में। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है सर। हम्म। मतलब आपकी मतलब सोच से बाहर है, इतना ज्यादा इंडिया ने प्रोग्रेस की है पिछले 15-20 साल में जो है। अभी वर्ल्ड की सर वो टॉप 3 से 4 उसकी उसमें या 5 में उसकी गिनती होती है। उसकी जो मैशत है सर, उनकी जीडीपी जो है। जी। और सर और भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि सर इन्होंने यहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाया है। इन्होंने, हमारे जो बच्चों के माँ बाप थे, उन्होंने सब अपने काम बंद करके बच्चों को, सब शौक अपने बंद करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और सर ह्यूमन रिसोर्सेज में आज आपको अमेरिका में जो भी टॉप पोस्ट मिलेंगे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे गूगल है, सब जगह आपको इंडियन मिलेंगे। क्योंकि सर यहाँ से बहुत ज्यादा जो आईआईटी आईआईएम में पढ़ के गए बच्चे, उन्होंने बहुत नाम कमाया है। और वो फॉरेन करेंसी भी इंडिया को मिल रही है। और इंडिया का नाम भी बहुत बड़ा है फॉरेन में। इंडिया को हम्म। बहुत इज्जत से देखा जाता है सर। अभी जी। 600 करोड़ रुपए जो है वो, 6,000 करोड़ रुपए का जो है वो इंडिया के पास है, रिजर्व है सर। कितने बिलियन, वो उसमें डॉलर्स में कितना बनता है वो? सिक्स सेवन हंड्रेड हंड्रेड 600 जी, बिलियन डॉलर है सर। $600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज है। हाँ जी सर। जी। मेरे एक दोस्त जर्नलिस्ट थे, वो उस वक्त वो इंडिया गए थे, ऑफिशियल ट्रिप था उनका, तो वो नोएडा भी गए, तो वो यही कह रहे थे कि नोएडा में जाएं तो आप ऐसे लगता है जैसे आप अमेरिका में आ गए हों। हाँ जी सर। इसी नोएडा तरह में। से। हाँ जी जी। सर। जो दिल्ली के सैटेलाइट सिटीज जिनको कहा जाता है, नोएडा हो गया या गुड़गांव हो गया, यू नो, हाँ जी सर। गुड़गांव टेक्निकली तो हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज पार्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली, यस सर। एनसीआर, दिस इज कॉल्ड एनसीआर। जो हम्म। जो कैपिटल के आसपास के जो है, इनको एनसीआर रीजन बोल के इनको डेवलपमेंट किया गया है। इसको मेट्रो ट्रेन से जोड़ा गया है। हम्म। इनको सर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। जो इनको सड़क है, बिजली है, पानी है, इससे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है सर। सभी कंपनीज की जो ऑफिसेज हैं, जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं, उनके सर हेड ऑफिस वो गुड़गांव और नोएडा और दिल्ली में है सर। अच्छा, अभी गुजरात में इलेक्शंस हुए थे, हाँ जी सर। उसमें सुना है कि बीजेपी बहुत ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जीती है। हाँ जी सर। तो क्या वजह है इसकी, कि वो डेवलपमेंट का एजेंडा लोगों को पसंद आता है? क्या वजह है इसकी? हाँ सर, लोग हैं ना, बस एक ही चीज चाहते हैं। वो अपनी जो दाल रोटी है, उनकी इकोनॉमी है, वो डेवलपमेंट चाहते हैं। वो हर जगह जो है वो अच्छे से रोड चाहते हैं, अच्छा पानी चाहते हैं, अच्छी बिजली चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं। तो गुजरात ने पिछले 15-20 साल में बहुत ज्यादा इस काम में प्रोग्रेस किया है सर। अभी तो कौन से हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कौन से हैं वहां पे जो चल रहे हैं? एक सुना था कोई
हाई स्पीड ट्रेन की बात हो रही है मुंबई से अहमदाबाद तक, वो क्या यस है? सर, यस सर, वो बुलेट ट्रेन वो सर जापान के सहयोग से बन रही है। वो अहमदाबाद को बॉम्बे से जोड़ेगी और 4 घंटे में वो पहुंचा देगी सर। और कितना लगभग डिस्टेंस है ये? लगभग 600 किलोमीटर है सर वो। तो 4 घंटे में हो जाया करेगा वो? हाँ सर। अच्छा, तो फिर तो एयर ट्रैवल की इतनी जरूरत नहीं रहेगी फिर नहीं इन दो पड़ेगी सर, शहरों के हाँ। दरमियान। हाँ, और जापान ने बहुत सॉफ्ट लोन दिया है उसको, बहुत कम की वो लोन की दर जो है वो बहुत कम है। और उसका हम्म। काम चल रहा है सर। वो लगभग 2025 तक बन जानी चाहिए सर, वो जो स्पीड जो है, हाई ओके। स्पीड जो ट्रेन है। हाँ जी अच्छा डॉक्टर साहब, कोई फाइनल थॉट्स हो बिफोर वी कंक्लूड? सर, हम तो यही चाहते हैं कि दोनों देश आपस में मिलजुल के रहें, आपस में जितना भी है एक दूसरे के साथ सहयोग करें, एक दूसरे के लिए नफरत नहीं फैलाएं। खास करके जो कश्मीर का मामला है उसको एक तरफ रखें, उसको उसको बीच में नहीं लाएं। और है ना, हम एक दूसरे के सुख दुख में सर साथ में रहें, सुख दुख के साझे रहें। हम जब भी उनको तकलीफ हो, जब भी हमको तकलीफ हो, हम एक दूसरे को और है ना, एक दूसरे के यहाँ से हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करें सर, दंगा फसाद ये तरीका नहीं करें, हम लोगों के लिए हेल्प करें सर, ये चाहते हैं। तो कश्मीर का सोल्यूशन आप किन लाइंस पे देखते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है उसका? सर, कश्मीर का यही हो सकता है कि अब उसको बॉर्डर को सॉफ्ट करके जो लोगों को वहाँ मिलना जुलना दिया जाए, और बहुत लिमिटेड जो है ना, बाकी अभी वो सर वहाँ वापस वापस हम वोट नहीं डाल सकते हैं कि कहाँ कौन मिलना चाहता है। वापस वहाँ दंगा फसाद होगा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा। अगर हम प्लेबिसाइड कराएंगे वो सर, वो पॉसिबल नहीं है आज के जमाने में। जो आज से 75 साल पहले खून खराबी हुई थी वो वापस हम नहीं देखना चाहते हैं सर। क्योंकि तब का एरा अलग था, अभी लोग हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब कंप्यूटर युग में हैं। अभी भी हम अगर वहाँ खून खराबी करेंगे, हम वोट कराएंगे, तो सर वहाँ खून खराबा होगा ही होगा, पक्का ही होगा सर। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ बॉर्डर सॉफ्ट रहे, लोग आए जाएं। जैसे हम यूरोप में जो बॉर्डर्स हैं वो इररिलेवेंट हो गए हैं, लोग आते जाते हैं, अपने लोगों से मिलते जुलते हैं, जो भी खाना पीना है एक दूसरे के देश में जाते हैं। इस टुकड़े के लिए हम लड़ाई झगड़ा नहीं करें सर। मैं तो ये चाहता हूँ, बहुत खून खराबा हो गया सर 75 साल में। और दोनों दोनों सेनाओं का बहुत नुकसान हुआ है सर, दोनों तरफ से बहुत खून बहा है, बहुतों ने अपने बच्चों को खोया है, बहुतों ने अपने पति को खोया है, बहुतों ने अपने बेटे को खोया है। तो अब हम मैंने इस झगड़े को सर हम यहीं रहने दें, और इसको हम सॉफ्ट बॉर्डर कर दें, हम एक दूसरे से गले मिलके आगे बढ़ें सर। अगर हम यहीं इससे बंधे रहेंगे तो सर ये हमें ना, हम इससे बंधे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। इसी झगड़े के पीछे पीछे हम और भी 75 साल, और हमारी 2 जनरेशन जा चुकी हैं, 2 जनरेशन और चली जाएंगी सर। जी, मैंने भी जो देखा है, जब कोई इंडियन इधर आते हैं और पाकिस्तानी वहां जाते हैं तो उनको बहुत प्यार मिलता है। हाँ जी सर। कपिल शर्मा के शो में मैंने देखा, वसीम अकरम जो है हमारे क्रिकेटर, वो एक दफा गए थे तो हाँ उनको जी इतनी मोहब्बत मिली उसमें, तो आई वाज ओवरवेल्म्ड रियली। सर, पीपल टू पीपल किसी को गुस्सा नहीं है सर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में सर दोनों एक दूसरे को, ये सिर्फ सर इसको यरगमाल बनाया हुआ है। आप सोचते हैं कि ये कश्मीर के कारण हमने एक दूसरे को जो है, हमने जो हमारी जनता को यरगमाल बना रखा है, वो हम छोड़ दें सर उनको। हमें ना इस खित्ते में पीस आएगी, वो बहुत जरूरी है, उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे सर। दोनों देशों का भला इसी में है कि हम अपनी जो सेनाओं पे जो खर्चा करते हैं, वो हम पैसा जो है हम डेवलपमेंट में लगाएं। हम हथियार लेते हैं उससे बजाय हम उस सड़कें बनाएं, हम स्कूल बनाएं, हम अच्छे कॉलेज बनाएं, हम अच्छी पानी की सप्लाई दें, हम लोगों के भले के लिए खर्चा करें। हमें है ना, गोला और तोप और ये बारूद, इससे सर किसी का भला नहीं होने वाला है। जी, गुडविल की मैं बात करूं अगर, तो एक पाकिस्तानी बच्चा था, मैंने जो पढ़ा अखबार में, तो उसके पास खर्चा नहीं था, उसके पेरेंट्स के पास, तो मुंबई के लोगों ने डोनेशंस दी उस बच्चे के इलाज के लिए। हाँ जी सर, सही बात है, ये सही बात है। और मुझे मालूम है सर, हम एक दूसरे के लिए हम सर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम, क्योंकि हम सबका एक जैसा ही है, हमारा डीएनए सर एक ही है। हम भले अलग हो गए हों, हमें लकीर डाल के हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया हो, पर हम सब लोग एक ही हैं। 1400 साल पहले हम एक ही लोग थे, हम बाद में जाके अलग अलग हो गए सर। तो डॉक्टर साहब, मेरे जो है चैनल तक आपकी रसाई कैसे हुई? सर, मैं आपका चैनल रेगुलर देखता हूँ, और मुझे बहुत आपके जो पॉजिटिव विचार हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को, दिलों को मिलाने की बात करते हैं सर। आप कभी भी है ना उसको फ्लेयर अप नहीं करते हैं। जो है वो आपकी जो भी टॉक्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो दिलों को जोड़ने की बात करते हैं हर बार जो है। आई एम रियली टच्ड बाय योर सेंटिमेंट्स, बाय योर कॉम्प्लीमेंट।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।